हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे नाभिक के स्थायित्व, स्टेबिलिटी। ये हमारे नाभिक चैप्टर का एक टॉपिक है। नाभिक का स्थायित्व यानी कि जो कोई नाभिक है वो स्टेबल कैसे रहता है, उसके क्या कारण है। इसमें हम देखते हैं कि पहला नंबर जो आता है वो आता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक का निर्धारण करते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर जो है नाभिक का निर्माण करते हैं, और उन्हीं की जो संख्या होती है नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, उसी को जो है परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि हल्के नाभिकों में जैसे हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हल्के नाभिक हैं उसमें हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ देते हैं तो उनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो है लगभग बराबर होती है। ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं कि अगर आगे हम रासायनिक तत्वों में देखते हैं तो अगर आगे बढ़ते जाएं तो जो बाहरी नाभिक होते हैं उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर देखने को मिलता रहता है। तीसरा पॉइंट है कि नाभिकों के अति आकर्षण बल प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल को पूर्णतः निरस्त कर देते हैं, और जिस कारण ये हल्के बने रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो रहते हैं वो एक नाभिकीय बल के कारण रहते हैं, ठीक है। और नाभिकीय बल जो है दो पार्टिकल्स के बीच में लगता है, लेकिन उसी में आपके न्यूट्रॉन जो है वो कैसा रहता, उदासीन। जो न्यूट्रॉन है वो कैसा है आपका, उदासीन है। केवल प्रोटॉन उसमें चार्जेबल है। तो प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, वो भी आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते रहते हैं। लेकिन क्योंकि नाभिक के लिए जरूरी क्या है, उन नाभिक न्यूक्लियनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो वो आकर्षण बल क्या है, जो आकर्षण बल है वो उनके प्रोटॉनों के प्रतिकर्षण बल को जो है निरस्त करता रहता है, खत्म करता रहता है, जिस कारण जो है हल्के तत्व स्थायी बने रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारी तत्वों में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने लगती है। जैसे जैसे भारी तत्व जैसे जैसे भारी होते चले जाएंगे उसमें क्या होगा, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, बढ़ती जाएगी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जो है बढ़ती चली जाएगी, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। ये भी हम देखेंगे उसमें कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ये हम देख सकते हैं कि जो Fe है, Fe के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के 20% तक ज्यादा होती है। और यदि हम यूरेनियम में देखते हैं, यूरेनियम में वो 50% तक अधिक होती है। तो दोनों में काफी डिफरेंस होता चला जाता है, जिससे वो अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। 5 नंबर पॉइंट है कि प्रतिकर्षण बल प्रोटॉनों के बीच कार्य करता है, जबकि आकर्षण बल लघु परिसर यानी कि कम रेंज वाले अत्यधिक निकट वाले न्यूक्लियनों के बीच कार्यशील होता है। यानी कि प्रतिकर्षण जब बल जो है वो प्रोटॉनों के बीच काम करता है, और जो जबकि आकर्षण बल जो उनके बीच अट्रैक्शन बल फोर्स लगता है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच, न्यूक्लियंस जो होते हैं वो क्या है, बहुत ही छोटा शॉर्ट रेंज के होते हैं। उन शॉर्ट रेंज में होने के कारण क्या होता है कि प्रतिकर्षण बल जो है कुल नाभिकीय बल की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। जो प्रतिकर्षण बल होता है प्रोटॉनों के बीच लगने वाला, वो क्या होगा, कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे कारण क्या होता है कि नाभिक का स्थायित्व घटने लगता है। इस कारण से क्या होगा, नाभिक की स्टेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, घटने लगेगी। नंबर 6 पॉइंट है कि जैसे जैसे प्रोटॉन में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो नाभिक का स्थायित्व जो है घटने लगेगा। अब मेन जो है नाभिक की स्टेबिलिटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर ही निर्भर करती है। अब जब ये संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, प्रोटॉनों की अपेक्षा न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, तो उसमें स्टेबिलिटी कम होने लगेगी यानी घटने लगेगी। और यही कारण होता है जैसे शीशे से भारी तत्व, जो शीशा लेड होता है उससे जो भारी तत्व होंगे जिनके
प्रोटॉनों की संख्या जिनमें 82 से अधिक होगी वो अस्थायी ही होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी, वो स्टेबल नहीं रहते। अब इन तत्वों के नाभिकों से रेडियो एक्टिव उत्सर्जन होता रहता है। अगर इस तरह के तत्व हैं जो अनस्टेबल हैं, उनसे क्या होता रहेगा? रेडियो एक्टिव उत्सर्जन, और जिस कारण वो ये हल्के तत्वों में बदलते रहते हैं। इसी वजह से ये क्या होंगे? हल्के तत्वों में बदलते रहेंगे। अर्थात भारी तत्वों में रेडियो एक्टिवता पाई जाती है, यानी कि जो भारी तत्व होंगे उनमें रेडियो एक्टिवता पाई जाती है। जैसे आपका रेडियम हो गया, रेडियम, Ra, यूरेनियम, प्लूटोनियम, और इस तरह के तमाम तत्व मिलेंगे आपको जो भारी होने के साथ साथ रेडियो एक्टिव भी होंगे। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू। अब हम देखते हैं बंधन ऊर्जा वक्र, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अभी हमने पिछले क्लास में अपनी पढ़ा है बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। अब उसका एक ग्राफ बनाया जाता है, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ। वो क्या होता है, उससे हमको क्या रिजल्ट मिलते हैं, तो आइए देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बंधन ऊर्जा वक्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नाभिक की बंधन ऊर्जा जो कि प्रति न्यूक्लियन में होती है, उसकी कुल बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियनों की संख्या से भाग देने पर हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं उदाहरण के रूप में कि 1h2 यानी कि ड्यूटेरियम के नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1h2 की कुल ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। तो ये हमने ऑलरेडी हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.125 MeV मिलती है। अब हम एक ग्राफ हम देखते हैं, ये हमें एक ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ का क्या मतलब है? इस ग्राफ को हमने द्रव्यमान संख्या A और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो कि प्राप्त होती है इन तत्व देखे हैं इसमें जितने लगे हुए हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम, Li, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, यूरेनियम है। तो आप देख रहे होंगे इसमें ये वक्र जो है यहां से उठता है और He4 की देखिए एनर्जी इसकी यहां है 1.125 आई है और एकदम से ये जो हाइट कर जाता है और ये आपकी हीलियम की मिलती है लगभग 7 और 8 के बीच में। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। अगर Li की देखते हैं तो 5 और 6 के बीच में मिलती है, 5 और 6 MeV वोल्ट के। इसी प्रकार से कार्बन की 8 के आसपास, नाइट्रोजन की 8 और 7 के बीच में, और ऑक्सीजन की 8 और 9 के बीच, और ये जो फ्लोरीन है इसकी भी लगभग 8 के आसपास। और यहां से ये वक्र क्या है, एक घुमाव लेता है। अभी इसके बीच में भी तत्व होंगे जिनकी जो है आप बाइंडिंग एनर्जी देख सकते हैं, लेकिन हमको मुख्य जो है जिससे हमें रिजल्ट निकालना उसी को देखना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये वक्र यहां से एक घुमाव ले लेता है और Fe6 तक मैक्सिमम जाता है। Fe6 की जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है वो आती है 8.8 MeV के आसपास। पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वक्र है इसका क्या मतलब है। कि जब हम बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच ग्राफ खींचते हैं, बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच ग्राफ खींचते हैं तो उसे बंधन ऊर्जा वक्र, बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं।
बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो है ना, पहले जो है तेजी से एकदम अचानक से हाइक कर जाता है, फिर ये धीरे 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 होते हुए तब ये आगे बढ़ता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो ये A56 यानी कि द्रव्यमान A56 पे A56 ये आयरन का है, ठीक है, कि उच्चतम ऊर्जा कहां जाती है? A56 की उच्चतम ऊर्जा 8.8 MeV, यानी कि 8.8 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसकी एनर्जी जाती है। और ये किसकी है? आयरन Fe यानी Fe56 की जो है बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन ये इस तक जो है कंप्लीटली नहीं पहुंच पाती, ये इस तक जो है कंप्लीटली पहुंच नहीं पाती है। अब ये क्या होता है, इसमें धीरे धीरे ये जो है ग्राफ डाउन होने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है। अब ये जब धीरे धीरे नीचे आता है तो इसका क्या मतलब है, यानी कि जो नीचे आने पर जो इनकी ऊर्जा है वो स्टेबिलिटी की ओर जा रही है, मतलब कि जो एनर्जी है 8.5 ये मतलब जो है वक्र थोड़ा सा अप एंड डाउन लग सकता है। इसको हम थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, इसको यहां कर लेते हैं 10 को, तो ये थोड़ा क्लियर लगेगा, ठीक है। तो ये यहां से जो वहां तक के तत्व हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी 8.5 के मध्य है, 8.85 MeV के मध्य में जाती है, जो कि स्टेबलिंग को करती चली जाती है। अब जो सबसे अधिक स्थायी होते चले जाते हैं, अब इनमें चूंकि प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा जो है इसी के मध्य में है, तो हमारा जो रिजल्ट ये निकलता है कि जो कम द्रव्यमान वाले पदार्थ हैं, कम द्रव्यमान वाले नाभिक हैं, वो स्टेबल ज्यादा होते हैं हायर की अपेक्षा। यही हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि हायर की अपेक्षा जो कम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या वाले तत्व हैं वो अधिक स्टेबल हैं इसकी अपेक्षा जो हायर है। इस ग्राफ से हमें यही पता चलता है कि इनकी एनर्जी में कितना डिफरेंस आता चला जाता है। थैंक्स। अभी हमने देखा था बंधन ऊर्जा वक्र, जिसमें हमने पाया कि हीलियम और आयरन के बीच के जो नाभिक हैं वो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जो भारी नाभिक होते हैं उनमें एक समस्या उनके साथ में आती है कि वो विकृत होते रहते हैं, उत्सर्जन उनमें से जो विकिरण का उत्सर्जन होता रहता है और कभी कभी वो रिएक्शन करके दो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। इसी क्रिया को जैसे कि नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन क्या है? जब यूरेनियम यानी भारी नाभिक 92 जैसे नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इसी क्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, यानी कि जब कोई भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो इसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी रिएक्शन 92U235, इस पर हम न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट कराते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट कराएंगे तो ये बनाएगा 92U236, 92U236, और इस पर हम फिर से न्यूट्रॉनों की बम्बारमेंट कराएंगे, मतलब इस पे फिर से बम्बारमेंट होती है तो ये बनाता है क्या क्या बनाता है? बेरियम और क्रिप्टॉन,
एक तो 56 Ba 141 प्लस 36 Kr यानी क्रिप्टॉन 92, 36 Kr 92 प्लस जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें से 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। 3 ये है न्यूट्रॉन प्लस 200 MeV 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी निकलती है। ये है क्रिप्टॉन और ये होती है बेरियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बेरियम, बेरिलियम, ये होता है बेरिलियम। बेरिलियम अब इसमें हम देखते हैं कि 200 मेगावाट एनर्जी निकलती है, यानी कि हम इस ऊर्जा को काम में ला सकते हैं। इसी क्रिया पे आधारित बनते हैं हमारे न्यूक्लियर पावर, जो नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं वो इसी एनर्जी पे काम करते हैं। अब देखते हैं नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा। रिएक्शन के अनुसार तो 200 MeV निकल रही है, लेकिन ये अंतर भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि उसमें वास्तव में निकलती कितनी एनर्जी है। तो जब यूरेनियम का विखंडन होता है, जब यूरेनियम का या यूरेनियम के नाभिक का विखंडन होता है, तब क्या होता है, तो हमको इसके द्रव्यमान के जो है 0.2 AMU, तब इसके द्रव्यमान में 0.2 AMU की कमी आ जाती है। ठीक है, अब इस कमी को हम बदल लेंगे ऊर्जा में। ठीक है, AMU में है तो सीधी सी बात है 931 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तब E = 0.2 इंटू 931 और ये आ जाएगा 2 एकम 2 तो 3 6 और 2 नियम 18 186 MeV एनर्जी जो है हमको उसमें मिलती है। लेकिन ये जो है अभी केवल एक उसकी बात है। अभी हम 1 ग्राम यूरेनियम में देखेंगे कितनी एनर्जी निकल सकती है। यदि यूरेनियम की क्या करेंगे, 1 ग्राम ले लेंगे इस बार ठीक है, यूरेनियम के 1 ग्राम विखंडन से 1 ग्राम विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा एनर्जी। ठीक है, 1 ग्राम से देखते हैं इसमें तो कितनी होगी। अब सीधी सी बात है, इसमें एवोगैड्रो संख्या की हमें लाना पड़ेगा जो है। ठीक, यानी कि 186.2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 10 की पावर कितना होता है 23। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलती है 5 इंटू 10 की पावर 23 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। यूरेनियम के 1 ग्राम से हमको इतनी एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी की मदद से ये एनर्जी किसके बराबर होती है, 20 टन TNT के बराबर होती है। जो TNT ट्राइनाइट्रोटोलुएन होता है 20 टन
TNT के विस्फोट से प्राप्त होती है इतनी ऊर्जा, विस्फोट से प्राप्त ऊर्जा के बराबर, विस्फोट से प्राप्त ऊर्जा के बराबर। और यदि हम एक ट्रेन ले लें और उसे 45 की स्पीड से चला दें, ठीक है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चले तो 10 साल तक बिना रुके चल सकती है, 10 साल तक बिना रुके चलती रहेगी। इतनी एनर्जी हमको यूरेनियम के 1 ग्राम के विखंडन से प्राप्त होती है। अभी इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि नाभिक के विखंडन की जो अभिक्रिया चलती है वो 2 तरह से चलती हैं, एक श्रृंखला अभिक्रिया चलती है और एक कंट्रोल नियंत्रित, एक नियंत्रित एक अनियंत्रित। अनियंत्रित और नियंत्रित में डिफरेंस क्या है? नियंत्रित वाली को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ये जो तीन न्यूट्रॉन इसमें आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये श्रृंखला अभिक्रिया होती है, इसमें श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि जैसे ये 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये फिर से रिएक्शन करने चले आते हैं यूरेनियम के पास में, और फिर से ये इसी तरह से 3 निकालते हैं, फिर अगली बार फिर 3 निकालते हैं, तो 3 गुना होते चले जाते हैं, ये उसे कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। आगे हम पढ़ेंगे उसके लिए भी। और वो श्रृंखला अभिक्रिया भी 2 तरह से होती है, एक को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो है उसको हम यूज कर सकते हैं किसमें? परमाणु भट्टियों में, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं। और अनियंत्रित वाली जो होती है वो विनाशकारी होती है, उसका हम परमाणु बम में उपयोग करते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास क्या इसी में हम देख लेंगे आगे। ओके, बच्चों अब हम देखते हैं नाभिक के विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। नाभिक के विखंडन की चेन रिएक्शन, अभी हमने नाभिक के विखंडन चैप्टर में उसमें पढ़ा डेफिनेशन में कि एक बड़ा नाभिक जब 2 हल्के नाभिकों में टूटता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिक के विखंडन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एक न्यूट्रॉन जो है U-235 पे आके बमबारी करता है तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में जो है टूट जाता है, और इसके रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन फिर से निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन ये फिर से यूरेनियम के साथ रिएक्शन करते हैं और इस तरह से एक चेन रिएक्शन बना लेते हैं। जब यूरेनियम से करेंगे फिर वही 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलेंगे, और फिर से वही यूरेनियम के साथ रिएक्शन करके उसी तरह से ये चेन रिएक्शन अपनी बनाते चलेंगे। इसी प्रकार पहले 3 फिर 9 फिर 27 फिर 81 इस तरह होते हुए एक बहुत बड़ी चेन श्रृंखलाएं बना लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें यही रिएक्शन जो है बनी थी, जिस कारण वहाँ इतनी तबाही हो गई। और इसमें देखते हैं कि नाभिक के विखंडन की क्रिया श्रृंखला स्वयं बंद नहीं होती है। पहली बात तो जब ये नाभिक के विखंडन की जो क्रिया होती है स्वयं बंद नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है U-235 और U-238 ये प्राकृतिक रूप से मिले हुए होते हैं, ठीक है। अब जिसमें भी जो है आपका U-235 कितना होता है? 0.7%, 0.7% जो आपका U-235 होता है। इस क्रिया को स्वयं श्रृंखलाबद्ध बनाने के लिए इस U-235 तथा U-238 को अलग अलग कर लिया जाता है। जब इसको स्वयं श्रृंखलाबद्ध बनाना है इसको, तो हम क्या करते हैं? U-235 और 38 को अलग अलग कर लेते हैं और न्यूट्रॉनों का वेग को कम करके। ये हमारे पास एक बढ़िया इसमें बेनिफिट है कि हम जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये न्यूट्रॉन, इनकी गति को कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। ये श्रृंखला में हमारे लिए सबसे बेनिफिट वाली चीज़ है। तो मंदक कर लेते हैं, वेग कम करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। मंदक न्यूट्रॉन
तो मंदक न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किस किस को यूज करते हैं हम? ग्रेफाइट और भारी जल, ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग करते हैं जो इसमें मंदक का काम करते हैं। और तथा विखंडनीय पदार्थ को हम किस रूप में लेते हैं? गोल आकृति में लेते हैं। कैसे लेते हैं? गोल आकृति में। अब ये जो श्रृंखला अभिक्रिया ये जो है ये भी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हम नाभिकीय रिएक्टर्स में यूज करते हैं, जो परमाणु भट्टी होती हैं, जो वहाँ से ऊर्जा जनरेट होती है, बिजली इत्यादि हमको उससे मिलती है। और भी बहुत से कामों में उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नरोरा में है परमाणु केंद्र, वहाँ पर इस तरह का नाभिकीय रिएक्टर काम करता है। एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ये हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। ये हमारी जो है परमाणु बम में ये टेक्निक यूज की जाती है, क्योंकि वहाँ हमें शत्रु को नुकसान पहुँचाना होता है, इसलिए परमाणु बम में इस विधि का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये मनुष्यों के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसके इफेक्ट बहुत लंबे जाते हैं। मैडम क्यूरी ने इस पे काम किया था, क्योंकि ये यूरेनियम है तो विकिरण इसमें से निकलता रहता है, रेडियो एक्टिव विकिरण, उस पर काम किया था। आज भी उनके कपड़ों से इतना रेडिएशन निकलता है कि जो परीक्षण करने के लिए जाते हैं उनके कपड़ों का या उनके बारे में, वो स्पेशल सूट पहन के जाते हैं, एक स्पेशल सूट पहन के तब वो उनके स्टडी करने के लिए जाते हैं, नहीं तो वो भी विकिरण की चपेट में आ सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे नाभिकीय संलयन। क्या देखेंगे? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है? नाभिकीय संलयन यहाँ बताना चाहेंगे कि अभी हम ये निरंतर श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में एक अलग से वीडियो बना के डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक सुटेबल नहीं है उसके लिए पूरा एक प्रॉपर टाइम चाहिए, तो इसके लिए इसमें इतना ही। अभी हम आगे अध्ययन करेंगे नाभिकीय संलयन का। अब हम यहाँ देखते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक की रचना करते हैं, यानी कि दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक की रचना करते हैं, ठीक है। जैसे ये दो हल्के नाभिक हैं, मिलकर एक बड़े नाभिक की रचना इन्होंने कर ली, ठीक। अब ये क्रिया जो है नाभिकीय संलयन कहलाती है। लेकिन ये जो है क्या होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बहुत ही ऊंचे तापों पर होती है। बहुत ही ऊंचे तापों से मतलब है टेम्परेचर बहुत हाई होता है इनका। अब इसमें हम एक एग्जांपल यदि हम लेते हैं, देखते हैं कि 1H2, ये ड्यूटेरियम दोनों रिएक्शन करते हैं, तो ये पहले बनाते 2He3 हीलियम, ठीक है। उसके बाद इसमें एक न्यूट्रॉन निकलता है और 4 MeV की इसमें ऊर्जा निकलती है। इसके बाद ये रिएक्शन आगे बढ़ती है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, रिएक्शन आगे जाती है। 2He3 फिर से जो ड्यूटेरियम से रिएक्शन करता है, ये क्या है, हमारा ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम, और ये बना लेता है 2He4 यानी हीलियम का पूरा नाभिक बना लेता है। फिर एक न्यूट्रॉन निकलता है इसमें से और 17.6 MeV ऊर्जा निकलती है, जो कि नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है। वो नाभिकीय विखंडन का जो हम 92 यूरेनियम लेते हैं, वो इसके मुकाबले बहुत अधिक भारी तत्व है, ये बहुत हल्का तत्व है। तो ये एनर्जी अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी। ये जैसे सूर्य में आप लोगों ने देखा होगा, सूर्य के जो एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका, सूर्य का जो स्रोत है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत, वो क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं वहाँ होती रहती हैं लगातार। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं ठीक है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, वहाँ लगातार ऊंचे तापों पर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती रहती हैं और वो लगातार हमें इतनी एनर्जी देते रहते हैं। अब इसमें H2 के चारों प्रोटॉन मिलकर क्या करते हैं, एक हीलियम नाभिक बना लेते हैं। H2 के चारों
प्रोटॉन मिलकर एक हीलियम नाभिक बना लेते हैं। देख रहे हो, हाइड्रोजन के चारों प्रोटॉन मिलकर एक हीलियम नाभिक बना लेते हैं और इस क्रिया में बहुत सारी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। मतलब इस क्रिया में बहुत सारी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि संलयन अभिक्रियाओं से जो अभिक्रिया वो ऊर्जा निकलती है, संलयन अभिक्रियाओं से निकलने वाली ऊर्जा क्या होगी? विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे समस्या वाली बात यहाँ ये है कि हम इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, इसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। और इसी सिद्धांत पे बनाए जाते हैं हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम अभी तक तो कहीं सुना नहीं कि कहीं चला हो, लेकिन इसके जो है हाइड्रोजन बम के लिए इसी का सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है। अगर हाइड्रोजन बम बन जाता है और इस तरह के उसको कहीं पे फेंक डाला जाए, किसी का विनाश किया जाए, तो शायद इस अभिक्रिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और सारी दुनिया ही उसमें तबाह हो सकती है। सूर्य की ऊर्जा जो प्राप्त होती है हमें, सोलर एनर्जी, उसके लिए भी यही अभिक्रियाएं उत्तरदायी हैं। सूर्य में भी लगातार नाभ के संलयन अभिक्रियाएं होती रहती हैं, कंटिन्यूटी, और इसी कारण से वहाँ से हमको बहुत सारी अपार एनर्जी मिलती रहती है। अब आप लोगों ने पढ़ा है इसमें नाभिक का स्थायित्व, बंधन ऊर्जा वक्र, नाभ के विखंडन, नाभ के संलयन। नाभ के विखंडन, नाभ के संलयन दोनों ही बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल आपको डेफिनेशन, लेकिन बिना उनके उदाहरण के आप उस डेफिनेशन को नहीं रखेंगे। जब तक उदाहरण नहीं होगा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको उसकी रिएक्शन उसके साथ में ज़रूर लिखनी है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और आप उसको शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक भी कीजिए। इसके लिए थैंक यू।